हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। जो ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट की थी उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे आज हम, और उसमें सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की किस तरीके से देखी जाएगी, देखिए इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरीके की है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले पॉजिटिव की बाद में बात करेंगे, नेगेटिव की बात करते हैं पहले। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ये -2 से -1, -1/2, 0, +1 एंड +2 तक जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी इस तरीके से मूव ऑन करेगी। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव आ रही है, किस तरीके से पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी या फिर क्या रहनी है, 0 रहनी है। तो नेगेटिव के लिए देखिए, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे उनके अंदर जो ऑक्सीजन है वो O2 नेगेटिव की फॉर्म में मिलेगा, यानी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहेगी, 2 नेगेटिव रहेगी। इसी तरीके से अगर पेरोक्साइड लिया है, पेरोक्साइड जैसे H2O2 ले लिया अगर हमने, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर ऑक्सीजन की वो कितनी रहेगी, -1 रहेगी। क्लियर। अगर कभी भी पेरोक्साइड के बारे में बात करेंगे तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पे ऑक्सीजन की, हम सिर्फ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितनी रहेगी, -1। इसी तरीके से अगर सुपर ऑक्साइड ले लिया हमने, जैसे KO2 इस तरीके से ले लिया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी रहेगी, वो रहेगी -1/2। क्लियर। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर देखी जाती है। अब अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जीरो के लिए आप कोई एग्जांपल बताएंगे। सबसे वेल नोन एग्जांपल है इसके अंदर, ऑक्सीजन जो होता है डायटोमिक गैस की फॉर्म में रहता है, आइदर ऑक्सीजन और ओजोन दोनों के अंदर ही जो ऑक्सीजन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये तो थे सारे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कि किस किस के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी रहेगी, माइनस के अंदर रहेगी। तो -2 पेरोक्साइड के अंदर, -1 सुपर ऑक्साइड के अंदर, -1/2 हो गई। लेकिन ऑक्सीजन और जो ओजोन है इन दोनों के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की वो कितनी रहती है, 0 रहती है। नेक्स्ट जो है हमारा O2F2, O2F2 इसके अंदर अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, अब देखिए अगर देखने से तो हमें ये लगेगा कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी रहेगी, इसके अंदर नेगेटिव के अंदर आनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम कभी भी फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में तो ले नहीं सकते हैं, यानी ये कैसा रहेगा, नेगेटिव के अंदर रहेगा। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर प्लस में चली जाएगी और कितनी रहेगी, +1 रहेगी। इसी तरीके से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है OF2 की वो कितनी रहेगी, +2। ये एक्सेप्शनल केस है, दोनों के दोनों इसमें ऑक्सीजन ने अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड होने की वजह से फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खुद पर तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेगा, माइनस चार्ज रखेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। इसी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी किस में मूव कर जाती है, प्लस के अंदर मूव कर जाती है। अब देखिए, ये तो नॉर्मल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की, इसके अलावा भी हम किस तरीके से देख सकते हैं वो देखें आप एक बार। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको निकालनी आती होगी, 11th के अंदर सिखाई जाती है आपको, तो वहां से आपने सीखी होगी। अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखाऊंगी। जो ऑक्सीजन होता है ये बहुत ही स्मॉल साइज का एलिमेंट है, बहुत ही स्मॉल से, और साथ ही साथ साइज का बहुत स्मॉल होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके पास अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यानी जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो इसके पास क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। तो इसके अंदर तो हम ये चीज़ फाइंड आउट कर नहीं सकते। जो एटॉमिक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से लिखेंगे हम, 1s2 2s2 एंड 2p4। क्लियर। अब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ नहीं सकता क्योंकि सेकंड सब शेल चल रही है और जो n की वैल्यू है वो 2 चल रही है, 2 के अंदर कभी भी डी ऑर्बिटल आता नहीं है। तो ऑक्सीजन को छोड़ के अगर हम सल्फर को लें और इसकी फैमिली के बाकी जो भी एलिमेंट है उनमें से किसी और को अगर लेते हैं तो वहां पर हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मूव ऑन कर जाएगी। जैसे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर पहले S के लिए बनाएंगे,
ये s ऑर्बिटल और ये कौन सा है p ऑर्बिटल। क्लियर। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं 2 और p के अंदर कितने आएंगे 1 2 3 और ये 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट रहेगा। जब ये ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था लेकिन ये ग्राउंड स्टेट के अंदर ही रहेगा, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमेशा ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से रहेगा। बाकी जो एलिमेंट्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन भी इस तरीके से रहता है लेकिन नंबर ऑफ n जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो यहाँ पर जब आप शेल बनाएंगे तो ये बनेगा 3s2 एंड 3p4। अगर थर्ड सबशेल स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, 3d ऑर्बिटल भी हम बना सकते हैं। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन p तक ही सीमित है तो हम जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो नहीं बना के दिखाते ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से प्रेजेंट रहेगी। कितने एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितनी कंसीडर कर रहे हैं इसकी +2। अब देखिए जैसे ही एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखिए वैकेंट d ऑर्बिटल हम यहाँ पर बना सकते हैं, मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये s, ये p और ये d ऑर्बिटल है, थर्ड सबशेल चल रही है। अब यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो यहाँ पर ही हैं। 4th इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो यहाँ आना चाहिए था ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किस में चला जाएगा d के अंदर चला जाएगा। d में जाने के बाद अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 एंड 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चली जाएगी इसकी +4। s के अंदर भी पेयरिंग प्रेजेंट है अभी, है ना। तो जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है इसकी, उसके अंदर क्या करेगा ये s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके और कहाँ भेज देगा d के अंदर। यानी ये तो एज इट जो p ऑर्बिटल है ये तो एज इट इज ही प्रेजेंट रहेगा, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी आ चुका था। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा यहाँ d के अंदर चला जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज +6। क्लियर। तो इस तरीके से जो प्लस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 +4 एंड +6। आप इन बिटवीन ना लिखें अपनी मर्जी से, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे। अपनी मर्जी से ऐसा ना करें कि +3 कर दी +5 कर दी, ऐसा नहीं होगा। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में था। एक चीज़ और है, डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो डोमिनेंसी है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कम हो जाती है, क्योंकि s के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये खुद को बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवाते, ये खुद को इनर्ट जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिर्फ जो p के ऑर्बिटल होते हैं, जो p के इलेक्ट्रॉन होते हैं p ऑर्बिटल के अंदर, सिर्फ वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके रिगार्डिंग +2 और +4 रहेगी, इसके अलावा नहीं रहेगी, +6 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी के अंदर हाइड्राइड्स को। अब हम नेक्स्ट जो है वो बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स के बारे में। तो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स किस तरीके से फाइंड आउट होंगे, देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ओके, क्योंकि हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन तो अटैच होना ही है, इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच करेंगे H2, सर के आगे H2 लगा रहे हैं, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, ये सारे हाइड्राइड्स हैं। कौन सी फैमिली के, ऑक्सीजन फैमिली के। तो ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो गया, सल्फर का, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इस तरीके से चलता है। अब ये देखिए सबसे फर्स्ट जो हाइड्राइड है इसका H2O वेल नोन है, वाटर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला हमने काफ़ी पहले से पढ़ा हुआ है। तो जो हाइड्राइड्स हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो ऑक्सीजन फैमिली के हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यूनिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, बात करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से रहती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की, हाइड्राइड्स की, वो किस तरीके से रहती है। वैसे तो लगभग सारे ही एक्टिव हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रहती है, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड लास्ट वन इज द पोलोनियम ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिव नेचर। जो पोलोनियम है इसे लास्ट में लिखा हुआ है। ऑक्सीजन जो है इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई रहती है। स्ट्रक्चर देखिए, H2O की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ऑक्सीजन सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा और 2 हाइड्रोजन इसके पास इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। जो ऑक्सीजन है इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2
2s2 and 2p4. What will be the outermost electronic configuration? It is 2s2 and 2p4. तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 तो p में है और 2 s में, टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास। एक तो यहाँ प्रेजेंट है, इस बॉन्ड को बनाने में यूज में आ गया, एक यहाँ प्रेजेंट है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन और बच गए पीछे? 2 इसने यूज कर लिए, 6 में से 4 बचे हुए हैं। एक ये प्रेजेंट रहेगा और एक ये। इट मीन्स 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे इसके पास। और क्योंकि बॉन्ड पेयर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा? हाइड्रोजन ने। और इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके जो कंस्ट्रक्शन है वो होती है। इसका जो बॉन्ड एंगल है ये रहता है 104.5 डिग्री। कितना रहता है? 104.5 डिग्री। जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, जैसे CH4 के अंदर देखते हैं हम, वो किस तरीके से रहती है? ऐसे प्रेजेंट रहती है। ओके, इस तरीके से। तो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो रहता है 109.28 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल था वो कितना था? 109.28 था, और ये कितना रह गया? 104.5। तो ऐसा किस रीजन की वजह से हो रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया? तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या रहती है? कम रहती है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो रिपल्शन है, जो ये 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, सॉरी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट होता है। इनके बीच में रिपल्शन होगा तो ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड पेयर के साथ भी रिपल्शन करेगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, और नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल का एंगल था उसके कंपैरिजन में कितना रह गया? ये 104.5 डिग्री का ही बचता है। इसकी ज्योमेट्री को जाना जाता है बेंट या फिर एंगुलर, बेंट या फिर क्या कह सकते हैं हम इसे? एंगुलर ज्योमेट्री। ओके, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी रहेगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी आती होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहती है, 2 लोन पेयर रहते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 2। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? वो भी 2 हैं। दिख रहे हैं ना, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड एंगल कितना रहता है इसके अंदर? 104.5 डिग्री। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके बारे में। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, बेंट और एंगुलर ज्योमेट्री है, ये पता चल गया हमें। तो क्या पूरी जो हाइड्राइड फैमिली है, जो ऑक्सीजन फैमिली है, इस सबके जो हाइड्राइड है उनके अंदर सेम बॉन्ड एंगल रहेगा? ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप इसके अंदर मूव करेंगे वैसे वैसे जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर 104.5 डिग्री का है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो 91 का रह जाएगा, और कम होता चला जाएगा, इस तरीके से डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसा किस रीजन की वजह से होता है? यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई रहती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो अपनी तरफ मूव करवा लेगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा? ये यहाँ ले लेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा, अपने पास रखना पसंद करेगा। तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी हाई हो जाती है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर है इनके अंदर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रह जाता है? 104.5 डिग्री का रह जाता है। लेकिन जैसे ही हम बात करें सल्फर की, अगर मान लो हम इस तरीके से दिखा रहे हैं H2S को, किसकी? H2S, तो अब जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्यों, किस वजह से डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। रिपल्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सल्फर है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ही कम है। तो इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता जाता है जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप। इस डायरेक्शन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज आप अपने दिमाग में रखें, अच्छे से पढ़ें और इसको मतलब ध्यान रखें कि बॉन्ड एंगल जो है वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो किसका है? वाटर का, उसके बाद H2S का, उससे कम H2SE, उससे कम H2TE का रहेगा। क्लियर? तो ये आपके स्ट्रक्चर के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में।
यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। जो फिजिकल स्टेट है हाइड्राइड्स का, जैसे H2O है, जो भी हाइड्राइड हमने अभी लिखे थे, तो फिजिकल स्टेट जैसे वाटर है वो किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है, लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। कलर कैसा होता है उसका, कलरलेस होता है, ओके। और ऑर्डर कैसा रहता है, ऑर्डर भी नहीं होता, यानी किसी तरीके की कोई पर्टिकुलर स्मेल उसके अंदर नहीं होती है। क्या वाटर के अंदर कोई स्मेल होती है, प्योर जो वाटर होता है नहीं होता, कलरलेस लिक्विड होता है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन इसके अलावा इस फैमिली के जो अदर हाइड्राइड्स होते हैं उनके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल होती है, पॉइजनस नेचर के होते हैं, और उनके अंदर कलर भी जनरेट हो सकते हैं। वॉलेटिलिटी यानी कितना इजीली कोई भी जो हाइड्राइड है वो वेपर फेज के अंदर जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो हम इस कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। ग्राफ प्लॉट क्या है, मैंने बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास के बीच में अनएक्सपेक्टेडली जो H2O है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। H2O के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंसी की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही कम रहेगी। हालांकि वॉलेटाइल है, वेपराइज हो जाता है इजीली, लेकिन इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ही कम रहेगा। H2S जो है इसके पास ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वंडरवाल फोर्स काम कर रहे होते हैं, ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो काम कर रही होती है, तो इसकी जो वॉलेटिलिटी, रेट ऑफ वॉलेटिलिटी है वो सबसे ज्यादा हाई रहेगी। इससे ज्यादा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं वैसे वैसे साइज बड़ा होने की वजह से जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। यानी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा होगा, H2S सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2TE, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, H2O। जो मेटेलिक नेचर का होता है पोलोनियम, उसे हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव नेचर का भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी जो है लिस्ट मैंने बना के बता दी है। एसिडिक करैक्टर देखिए, एसिडिक करैक्टर का मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयन कितना इजीली डोनेट करेगा कोई भी कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए जैसे H2O लिया, इसे जब डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्लियर। एक H पॉजिटिव दिया, अगर OH नेगेटिव को भी डिसोसिएट किया जाए तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव O2 नेगेटिव। यानी टोटल इसने कितने हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन दिए, इसने एक यहाँ दिया था और एक यहाँ, यानी ये टोटल 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है अपने इस कंपाउंड के अंदर। इसका मतलब ये है कि जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो सारे के सारे 2 H पॉजिटिव आयन इजीली दे सकते हैं। तो एसिडिक नेचर के तो रहेंगे ही है ना, ये चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि एसिडिक नेचर के रहेंगे। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करेंगे, जो कंपाउंड है जैसे ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच रहेंगे तो इनके साइज के अंदर थोड़ी सिमिलैरिटी रहती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सल्फर की बात करें अगर हम, तो उसका साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, फिर टेलुरियम का और भी बड़ा हो जाता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे तो एसिडिक करैक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान रखें इस बात का, रीजन आपको बता दिया है। अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मली किस तरीके से स्टेबल होगी ये चीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी ऑक्सीजन सल्फर जो भी एलिमेंट है ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड कितने स्टेबल है जब हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तब। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे और इनके हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो वो थर्मली उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इनके बीच का जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू अदर्स ड्यू टू इट्स साइज डिफरेंस। यहाँ पर जो साइज है वो लगभग कंपेरेबल होता है, तो बॉन्ड जो है वो कॉम्पैक्ट रहता है, इस वजह से थोड़ी बहुत टेम्परेचर रेंज को ये टॉलरेट कर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, मान लो ऑक्सीजन का साइज ये था, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है इस साइज का, ओके, तो जो साइज है वो लगभग कंपेरेबल है और ये इजीली एक जो एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है उसे टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर साइज सल्फर के केस में आ गया ये और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का रह गया इतना ही, तो अब क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। फिर सेलेनियम के केस में इतना और हाइड्रोजन इतना ही रहा। साइज के अंदर जितना ज़्यादा डिफरेंस आता जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब है,
कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कंपेरेबल साइज के अंदर हमें ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ेगी। अगर साइज कंपेरेबल नहीं है तो कम अमाउंट में भी अगर एनर्जी दी तो वो इजीली बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके अंदर रहती है, H2O के अंदर। इससे कम किसके अंदर रहेगी, H2S, इससे कम H2SE और इससे कम H2PE। इस तरीके से प्रेजेंट रहेगी। या आप ये कह सकते हो कि डाउन द ग्रुप हम जब मूव करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, यानी डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि साइज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो ये इजीली हाइड्रोजन को दे सकता है। जो बॉन्ड है इन बिटवीन टेलुरियम एंड हाइड्रोजन ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। और जितना इजीली ब्रेक होगा, जितना इजीली ये हाइड्रोजन को यहाँ से जाने देगा, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा। तो इसमें जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे हाइड्राइड्स के रिगार्डिंग, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टी और हाइड्राइड को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाएं, सारी चीज़ें जो है विद ग्राफ विद ट्रेंड्स अपनी नोटबुक के अंदर इंक्लूड करें।